डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इसमें मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी को कमाने ही कमाने हैं ताकि उसके इन्वेस्टर सेटिस्फाई रहें, उसकी मार्केट वैल्यू बने रहे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत का तात्पर्य उस प्रत्याय दर से यानी कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से है जो कंपनी को अपनी मूल्य बनाए रखने के लिए, मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए कमाना ही कमाना है। एक प्रकार से उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है, जो उनके मन में चल रहा है वो उसको उनके आशाओं पे पूरा उतरना है। तो एक प्रकार की कॉस्ट नहीं है, एक रिटर्न है जो हमको कमानी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया था बेसिक डिफरेंस क्या है। अब कहते हैं फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस आता है। बिजनेस किस तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ेगी क्योंकि उसका जो है लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, लंबा समय लगता है उसको फ्रूटफुल होने में। तो ऐसे जहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इस तरह का नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर हमेशा ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। ट्रेडिंग फर्म्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी कम होती है क्योंकि उनको जल्दी से फाइनेंस वगैरह मिल भी जाता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिज़नेस है, अगर जल्दी पैसा चाहिए, बहुत इमरजेंसी है पैसे की, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर इमरजेंसी नहीं है तो कम होगा। इसके अलावा कितना फ़ंड चाहिए, फ़ंड ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, किस सिचुएशन पे चाहिए, वो सब प्रभावित करता है उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। फिर है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। अगर मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है तो सभी लोग बिज़नेस करना चाहेंगे, सभी लोगों को फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, सभी फ़ंड्स मांगेंगे। इसकी वजह से लैंडर्स होंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है तो बहुत कोई रिस्क लेने वाला ही अप्लाई करेगा, ट्राई करेगा, तो उसको फ़ंड मिल जाएगा। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट पे भी निर्भर करता है, मैनेजमेंट किस तरह का है, किस तरीके से उसकी अप्रोच है, कितना वो ज़्यादा कांटेक्ट में है सप्लायर्स के, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वो यूज़ करना चाहता है, इक्विटी पे जाना चाहता है कि डिबेंचर्स पे जाना चाहता है, उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको ये कह सकते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेसिकली आरबीआई के हाथ में होता है, या किसी देश की मॉनेटरी या फेडरल अथॉरिटी के हाथ में होता है। अब यहाँ पे अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा देती है तो ओवरऑल मार्केट में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी भी गिर जाएगा। अगर वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है, कोशिश करती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है बढ़े, तो मार्केट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसीज़ का भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर बढ़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग मिक्स किस प्रकार का है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। फिर है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, इस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करें आप, ये मेन पॉइंट है। अगर रिस्क ज़्यादा है, बिज़नेस रिस्क वो होती है जो बिज़नेस करने में आती है, और फाइनेंशियल रिस्क वो होती है जो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से आती है, फाइनेंसिंग की वजह से आती है, जिसमें इंसॉल्वेंसी का खतरा बना रहता है, बैंकरप्सी हो जाती है। तो इस प्रकार का जो रिस्क होता है वो क्रेडिटर्स उठाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वो ज़्यादा चार्ज करना चाहेंगे ताकि उसको कवर कर सकें। तो जितनी ज़्यादा रिस्क होगी, बेसिकली मेन बात ये है, उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। रिस्क से डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क पे डिपेंडेंट रहती है। अगर रिस्क ज़्यादा है, प्रोजेक्ट रिस्की है, अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मांग रही है कंपनी पैसा जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर ओवरऑल सिचुएशन वॉलेटाइल है, इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, बिजनेस फर्म्स बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रही हैं, कई एक ऐसा दौर भी आया था बीच में जिसके अंदर काफ़ी सारी पर्टिकुलर तरह की इंडस्ट्री थी, स्टील इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, उनके लिए दिक्कतें आ गई थी। तो ऐसे में उन जैसी फर्म्स अगर फ़ंड रेज़ करती हैं मार्केट से तो उनके लिए दिक्कत आती है, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बढ़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की, वो चीज़ें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस को बताती हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्यों समझे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्पफुल एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो पूंजी बजटन के निर्णय है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सहायक होती है। आप कंपेयर करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, कि प्रोजेक्ट की दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी है। फिर हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, कितनी अर्निंग होगी, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा प्रोजेक्ट में, और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम कंपेयर करते हैं। जिसमें ज़्यादा चांस रहते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से काफ़ी ज़्यादा होती है, हम उसी प्रोजेक्ट को चुनना चाहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि देखना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग के, किस में पैसा लगाना है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फैक्टर रहता है। फिर है डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर,
पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक होता है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिकली डेट इक्विटी मिक्स का होता है, क्या कितने शेयर से करें कि डिबेंचर से करें, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तुलना की जाती है और ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जाता है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमम हो। तो वो उसमें देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने जब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताया था तो फैक्टर्स बताए थे, उसके अंदर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूरी तरह से उसको इन्फ्लुएंस करे, पर हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही फैक्टर रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में। फिर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। अलग अलग सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। किसी में कंट्रोल आपका डाइल्यूट हो जाता है, किसी में कंट्रोल बना रहता है, किसी में रिस्क ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक आता है। उन अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में हम देखते हैं कि किस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रहा है। अगर जैसे डिबेंचर्स हैं तो अलग अलग तरह के आपको चांस हो सकते हैं। डेट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, डिबेंचर भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। वैसे में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख के ही चॉइस करेंगे। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उच्च प्रबंधन की वित्तीय कुशलता को मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ये कैसे होता है समझिए। देखिए, फाइनेंस मैनेजर का बेसिक काम क्या है कि वो आपको बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दे, अच्छे से एलोकेट करे फंड्स को, अच्छी अर्निंग दे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ऐसा ही सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होगा और उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा। अगर वो ऐसा सोर्स चुनता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो इससे पता चलेगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर इसको कम कर पाता है, ओवरऑल ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ती है, तो इसका मतलब वो एफिशिएंट है। तो उसकी खुद की भी परफॉर्मेंस जज करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक तरह का स्टैंडर्ड या मापदंड आप देख सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसी कई और चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख के कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप इनको नोट कर लीजिएगा।